स्टार्टिंग एंट्रीज पास करी क्या? देखो चेक करो। और ये आपकी सेकंड मेथड का फर्स्ट ईयर के एंट्रीज का पार्ट है। अब लिखिए जर्नल एंट्रीज में सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स। फर्स्ट ईयर की एंट्री चेक करो पहले की या नहीं। 3 ही तो एंट्री करके लानी थी। डिस्काउंट डेबिट टू डेट, एक तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये प्रोविजन से कर दिया आपने। मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बोला था, फर्स्ट ईयर की एंट्री करके लानी थी, सेकेंड ईयर की नहीं करनी थी। फर्स्ट ईयर में तो P&L है ना, P&L करो उसकी जगह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, और तीसरी वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यही है ना। अब लिखिए सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स। अब जनरल एंट्री हम ले रहे हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर और उसके आगे के ईयर्स। देखिए सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स। अब एंट्रीज स्टार्ट करें। लिखिए नंबर वन डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर। पहली एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री लिखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करने की एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नरेशन भी यही लिख दें, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ये तो हुई पहली एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा, और अब सेकेंड एंट्री डिस्काउंट P&L में नहीं जाएगा बल्कि प्रोविजन में जाएगा। अब वो एंट्री करनी है नंबर 2, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में। एट द एंड ऑफ ईयर एंट्री लिखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, provision for discount on debtors account debit to discount allowed, to discount allowed, provision for discount on debtors account debit to discount allowed। नरेशन लिख दें, being discount allowed to debtors, being discount allowed to debtors charged to, being discount allowed to debtors charged to provision for discount on debtors, being discount allowed to debtors charged to provision for discount on debtors। हो गई अगली एंट्री। अब ये जो एंट्री आपने करी इससे डिस्काउंट प्रोविजन में चार्ज हो गया और प्रोविजन कम हो जाएगा। अब नया प्रोविजन जो बनाना है या तो अप करना है या डाउन करना है, आई मीन इंक्रीज या डिक्रीज। तो आइदर और एंट्री होगी। नंबर 3 एट द एंड ऑफ ईयर, और इसमें तो आपको नेट अप्रोच पे ही चलना है, नेट एंट्री पास करनी है। नंबर 3 एट द एंड ऑफ ईयर एंट्री लिखी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू provision for discount on debtors, profit and loss account debit to provision for discount on debtors। नरेशन लिख दें,
increase in provision, being increase in provision charged to, increase in provision charged to profit and loss account, increase in provision charged to profit and loss account. हो गई? अब इसकी और करके रिवर्स एंट्री कर लें। यदि प्रोविजन को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो प्रोविजन डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट to profit and loss account, to P&L account. Narration लिख दें, being decrease in provision for discount, being decrease in provision for discount on debtors, decrease in provision for discount on debtors credited to P&L account, ये P&L में क्रेडिट होगा। being decrease in provision for discount on debtors credited to P&L account, डन। बस ये एंट्रीज है। अब वही एग्जाम्पल जो कल हमने किया था फर्स्ट मेथड से 2 साल के लिए, वही एग्जाम्पल सेकंड मेथड से करना है 2 सालों के लिए। तो फर्स्ट ईयर का तो डिक्टो रिपीट हो जाएगा, ना एंट्रीज में चेंज होगा, ना लेजर में चेंज होगा, ना P&L बैलेंस शीट में चेंज होगा। सेकेंड ईयर में इतना सा चेंज होगा कि वो डिस्काउंट सीधा P&L में जाने की बजाय प्रोविजन से होते हुए जाएगा। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। अब उस पर नंबर लगाया था क्या कल? एग्जाम्पल नंबर लिखा है कोई? देखो, हाँ, प्रीवियस एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, नंबर लगाया तो नंबर लिख दो आप। लगाया 1, चलो, फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 या प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 1, पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, कॉमा, prepare ledger accounts, prepare ledger accounts and disclose the related items, and disclose the related items in the final accounts, in the final accounts। ठीक है, अब एक काम करें और उसमें आगे लिख दें इन द फाइनल अकाउंट्स अंडर सेकंड मेथड, अंडर सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड से हमारा मतलब है प्रोविजन को बैलेंस उसमें सीधा P&L में, डिस्काउंट अलाउड को सीधा P&L में ना ले जाके प्रोविजन से घुमाते हुए ले जाना है, प्रोविजन से शिफ्ट करते हुए। चलिए लिखिए फर्स्ट ईयर। अब थोड़ा स्पीड मेंटेन करना ताकि फर्स्ट ईयर तो 5 मिनट में हो जाए। लिखिए फर्स्ट ईयर 2020-21, फर्स्ट ईयर 2021, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। चलिए एंट्री लिखिए जल्दी से। डेट के कॉलम में लिख दें ड्यूरिंग 2021, पहली एंट्री ड्यूरिंग 2021, 2020-21 ईयर के दौरान, ड्यूरिंग 2021 एंट्री लिखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अमाउंट कितना था? 20,000, 20,000 है ना। नरेशन लिख दें बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। फर्स्ट एंट्री इज डन।
अब सेकेंड एंट्री पे आ जाओ, 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 P&L में ट्रांसफर कर दो। फर्स्ट ईयर में तो P&L में ही जाएगा क्योंकि प्रोविजन है ही नहीं पहले से कोई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हाँ तो सेम ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट रुपीज 20,000 ही है, नरेशन लिख दो। बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटेड चार्ज टू P&L, being discount allowed to debtors charged to P&L account. डन। आगे चलो। अब आपको प्रोविजन बनाना है। एंट्री थर्ड 31 मार्च 21 को सेम डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रुपीज 25,000, 25 ही था, 2.5 लाख का 10%, 25,000 रुपये, 25,000। नरेशन लिख दें। being provision made for discount on debtors, being provision made for discount on debtors and charged to P&L account, being provision made for discount on debtors and charged to P&L account. डन हो गया। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई। अब दो लेजर अकाउंट जल्दी से बनाओ। लेजर अकाउंट्स दो लाइन के बना लिए। दो लेजर अकाउंट बना दो जल्दी से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2 लाइन में एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2 लाइन में। दो लाइन के 2 अकाउंट। असली काम सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 2 एंट्री कर दो। टू डेटर्स बाय P&L, बस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 2 डेटर्स 20-21 डेट के कॉलम में लिख देना 2020-21। ये जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीट, बेड डेट ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री होती है, एक बार में नहीं होती, साल भर होती रहती है। तो डेट के कॉलम में लिख देना 2020-21 2 डेटर्स और 31 मार्च 21 को बाई P&L 20,000 और ये अकाउंट तो बंद कर दें। और प्रोविजन अकाउंट में केवल एक एंट्री होगी बाई P&L अकाउंट और उसको बैलेंस करके क्लोज करेंगे।
प्रोविजन अकाउंट में लिखिए बाई P&L अकाउंट 31 मार्च 21 को 25,000 और उधर टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 31 मार्च 21 दोनों एंट्री सेम डे होगी एंड टोटल क्लोज कर दें। वही कल वाले सॉल्यूशन की कॉपी करनी है। अब आगे P&L भी बना दें और उसमें भी वही दो एंट्री आ जाएगी डेबिट में, 2 डिस्काउंट अलाउड और 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। फर्स्ट ईयर में तो कोई चेंज इसलिए नहीं होगा ना कि प्रोविजन पहले से आ ही नहीं रहा कोई, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड चेंज होता है। और आप लोग जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे मोस्टली सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब चलते बिजनेस के क्वेश्चन आएंगे आपके। P&L अकाउंट में 2-3 लाइन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 और डेबिट में केवल 2 एंट्री आएगी, 2 डिस्काउंट अलाउड 20,000, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 25,000। P&L में 2 एंट्री डेबिट कर दें। हो गया? बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बता दें। बैलेंस शीट में असेट साइड में सन्डी डेटर्स में से लेस प्रोविजन 250 माइनस 25, ये फर्स्ट ईयर में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज होगा सेकंड ईयर में। और सेकंड ईयर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, डिस्काउंट को P&L की बजाय प्रोविजन से ले जाना है। बैलेंस शीट का डिस्प्ले हो गया हो तो बोलो। बैलेंस शीट में असेट साइड में करंट असेट्स में सन्डी डेटर्स इनर कॉलम में 250, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 25,000, आउटर में 225। डन। अब आओ सेकेंड ईयर, यहां चेंज होगा। दो 2021-22 जनरल एंट्रीज। और 21-22 की जनरल एंट्री में सबसे पहले तो ड्यूरिंग द ईयर एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit to debtors
और सेकेंड ईयर में शायद डिस्काउंट अलाउड कितना था? 30,000। एक एंट्री तो ये कर दो पहले, और ये एंट्री तो होगी ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री डिस्काउंट अलाउड डेटर्स 30,000, 30,000 डन। सेकेंड एंट्री नरेशन लिख दें इसका वही, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डन। सेकेंड एंट्री अब एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 22। P&L की बजाय प्रोविजन से डिस्काउंट को चार्ज करना है। एंट्री प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट लिखे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और अब ये आपका डिस्काउंट प्रोविजन में जाके डेबिट हुआ है बजाय सीधा P&L के, और इससे जो प्रोविजन आप पिछले साल से आगे लाए थे बना के उसमें चार्ज हो गया, तो उसमें उल्टा 5,000 का डिफरेंस रह गया, शॉर्ट रह गया। तो इस साल मैनेज हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ो। अब जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? अभी तीसरी एंट्री कहाँ करी हमने? अभी थर्ड एंट्री में जाएगा। कंबाइंड नहीं, ऐसे नहीं होता है कभी प्रोविजन में, ऐसे कभी मिक्स एंट्री करने की कोशिश मत करना। नरेशन लिख दें पहले, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर चार्ज टू, being discount allowed to debtors charged to provision for discount on debtors, being discount allowed to debtors charged to provision for discount on debtors। हो गया? अब ये एंट्री करने के बाद अब सोचना आगे। ये बताओ पीछे से प्रोविजन कितने का आ रहा था और डेबिट कितने हो गए उसमें? तो उल्टा प्रोविजन 5,000 माइनस में है, शॉर्ट है। और इस साल का प्रोविजन बनाना वो अलग। इस साल का कितना बनाना है? 4 लाख रुपए का 12%, 48 तो वो, और 5 पीछे के जो कम पड़ गए वो, तो 48 और 5 53 का प्रोविजन बनेगा। और 53 में अपने आप ही चार्ज हो जाएगा 5,000। 31 मार्च 22 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट on debtors। Profit and loss account debit to provision for discount on debtors 53,000। अब इस 53,000 में जो प्रोविजन 5,000 का शॉर्ट रह गया था वो भी आ गया, और जो नया प्रोविजन है वो भी आ गया। P&L में कुल मिला के 53 डेबिट हो गए। और अभी आपने पिछले बार P&L बनाया था पिछली मेथड में, कल की मेथड में, कल के सेकेंड ईयर में देखो P&L में 2 एंट्री आई होगी। कल यदि बनाया होगा तो कल जो एंट्रीज आई होगी P&L पे देखो, नेट बर्डन 48 का ही था, 53 का। एक तो सेकेंड ईयर में देखोगे यदि तो 25,000 नहीं 30,000 तो ये रहा होगा,
और एक 23 का नया प्रोविजन बनाया होगा, बात एक है 53 होगा। वो तो कैसे भी घुमा लो, अकाउंटेंसी में एंट्री घूम फिर के इम्प्लीकेशन वही आता है। चलो नरेशन लिख दो, बीइंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स चार्ज टू P&L, बीइंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स चार्ज टू P&L। ये आपकी सेकेंड ईयर की इस मेथड में जो जनरल एंट्रीज है 3, डिस्काउंट टू डेटर, प्रोविजन टू डिस्काउंट, P&L टू प्रोविजन, और अल्टीमेट P&L में 53 का ही बर्डन आना है। कल भी 53 की एंट्री आई थी, आज भी 53 है। अब आप आगे पहले 2 लेजर अकाउंट बना दो जल्दी से, लिखिए लेजर अकाउंट्स, और लेजर अकाउंट 2 बनेंगे, एक डिस्काउंट का और एक प्रोविजन का। ये दूसरा सॉल्यूशन। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और इसमें केवल 2 लाइन, एक एंट्री डेबिट में, एक क्रेडिट में, कोई लंबी चौड़ी एंट्री होनी नहीं है। अभी जो एंट्री नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करी थी वो एंट्री होगी बस। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इट्स ए लेजर अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड में 2021-22 टू डेटर्स। करंट ईयर में जो डिस्काउंट वास्तव में दिया गया 30,000, और 31 मार्च 22 को इसे प्रोविजन अकाउंट में चार्ज कर दिया गया। बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। $30,000। और अब इस तरह से इस अकाउंट को तो कर दो क्लोज, दिस इज फिनिश। एक अकाउंट आपका डिस्काउंट का बन गया, एक प्रोविजन का बन जाएगा। ये तो फिनिश करो। चले आगे, सेकेंड अकाउंट बनाओ इसी के नीचे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अकाउंट नंबर सेकेंड। Provision for discount on debtors account. और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट में
सबसे पहले बैलेंस लाओगे पीछे से, 1 अप्रैल 21 बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, पिछले साल से लाया गया बैलेंस, और लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था शायद 25,000 का, 25 का ही था। और अभी अभी आपने जो ये ऊपर एंट्री पास करी थी ये वाली, प्रोविजन डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इसमें प्रोविजन में टू 31 मार्च 22 टू डिस्काउंट अलाउड, और ये रुपीज़ 30,000। अब देखिए लेजर अकाउंट अपने आप मैनेज करता है, प्रोविज़न है 25 का, चार्ज हो गए 30, तो 5 एक्स्ट्रा डेबिट हो गए, तो वो अपने आप मैनेज होगा बैलेंसिंग फिगर में। अब आप नया प्रोविज़न जो बनाना है उसकी सोचो, न्यू प्रोविज़न हमें टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसको पहले टारगेट कर लो, और ये न्यू प्रोविज़न हमें बनाना है शायद 4 लाख का 12%, 48। अब आपके 48 में अपने आप ही वो जो अमाउंट थी शॉर्ट पड़ रही थी वो ऑटो मैनेज हो जाएगी। अब डेबिट का टोटल हो गया आपका 48 और 30, 78 में से 25 गए, 31 मार्च 22 बाई P&L अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर $53,000। ये लो, ये 2 लेजर अकाउंट, हो गया। अब P&L में प्रेजेंटेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो देखो P&L की एंट्री बन रही है P&L टू प्रोविजन, तो केवल 53 की एंट्री दिखाना बनता है। फिर भी यदि हम इनर कॉलम में एलोबरेट करना चाहें, पूरा एक्सपांशन करके ढंग से बताना चाहें, तो P&L के डेबिट में टू प्रोविजन में इनर कॉलम में एक तो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट 30,000, और एड एक इंक्रीज इन प्रोविजन, अब 25 से 48 कितना प्रोविजन बढ़ गया, पुराना प्रोविजन 25 था, नया 48 है, 23,000। तो या तो इंक्रीज इन प्रोविजन को ऐड कर दें, और या क्लोजिंग प्रोविजन जो के ओपनिंग प्रोविजन को घटा दें। कुल मिला के P&L में इनसाइड बताने का तरीका है। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, for the year ended 31 मार्च 22। और उसमें P&L अकाउंट में आपको डेबिट साइड में अभी क्रेडिट काम नहीं आएगा, टू P&L के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और डैश कर दें। आप इनर कॉलम में लिखिए डिस्काउंट अलाउड,
30,000 ऐड न्यू प्रोविजन 48 लेस ओल्ड प्रोविजन 25 और आउटर में आएगा 53, चाहे कैसे भी आएगा। P&L पे अल्टीमेट इम्पैक्ट वही आता, मेथड कोई भी ले लो, चाहे कल आपकी पहली मेथड थी तो भी, आज चाहे सेकंड है तो भी P&L के इम्पैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी शो कर दो आएगा 53 ही। और टोटल लगानी नहीं है, बस खाली यूं क्लोज कर दें, टोटल नहीं लगानी है। ये P&L का प्रेजेंटेशन है, डिस्प्ले हो गया। और आप चाहो तो इन दोनों को नहीं बताना चाहो तो डिस्काउंट अलाउड में ऐड इंक्रीज इन प्रोविजन भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, उसमें 23 ऐड हो जाएगा, सब चलता है। ये इनर कॉलम का बताना कंपलसरी नहीं होता है, बट ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में चलता है। दिस इज योर P&L, जल्दी करो। अब बैलेंस शीट तो वही कॉपी मार दो, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होगा, बैलेंस शीट में तो वही 4 लाख माइनस 48,000, बस बैलेंस शीट में चेंज नहीं होगा। बैलेंस शीट को किसी मेथड से लेना देना नहीं है क्योंकि वो एज ऑन होती है। एक वो पेन ड्राइव कहाँ गई यहाँ की, क्या कर, इसके वॉलेट में मैंने डाली थी, मेरी 3 फाइलें, वॉलेट भी उड़ा देते हैं इनको। और उसमें पता नहीं उसमें भी है कि नहीं, नहीं उसमें डेटा भी है कि नहीं, वो ये डेटा भी उड़ा देते हैं, खाली कर देते हैं उसको। मैंने इसमें सिस्टम में लगाई डाली थी शायद, देखता हूँ।
अरे इनको बोल दो यहीं हो। पूछ रहे सर कहाँ गए। यहीं पे हूँ मैं, कहीं नहीं गया। इसने पासवर्ड ही चेंज कर दिया इसका, कौन छेड़ता है तो। मेरी फाइलें और गई वो, फाइलें और गई इसमें। कौन यूज करता है क्या और कोई ये वॉल्ट? 000 था क्या? 40? चलो बढ़िया। ये पहले की भी पड़ी है, देखो पहले डाली थी मैंने। हाँ जी, एक तो ये बुक मैं आपको दे दूंगा अभी, आज सैटरडे है ना। हाँ तो मैं क्या है, पूरी आपकी सीएमए की कंप्लीट बुक लिखी हुई है एफए की। ये आपके सारे चैप्टर है, फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये पूरे सीए और सीएमए दोनों के क्वेश्चंस और ये सारे, और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दे दिए हमें। ये पूरी बुक है, मैं आपको दे दूंगा बाद। नहीं अभी आज बोलूँगा तो कल प्रिंट दे देगा, परसों दे दूंगा मंडे को। इसमें आपकी 220 पेज की बुक है ये। इसमें लास्ट में ईएस भी है, सब कुछ है इसमें। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अभी नहीं डाले मैंने। ये इसमें ईएस भी है आपके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो कोर्स में है। जैसे ये ES2 है आपके कोर्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तो है ना सारे। 5 ES है आपके कोर्स। ये तो PDF है, मैं आपको हार्ड कॉपी दे दूंगा, पूरा कंपाइलेशन करके बुक मिल जाएगी पूरी। ये यहाँ से ES के 5-6 चैप्टर है, एक तो इंट्रोडक्शन और 5 ES, और उसके अलावा आपके जितने भी कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर सब दिए हैं इसमें मैंने। सबसे ज़्यादा जो इशू आता है कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में, जैसे आपके इसमें आ जाएंगे वो स्पेशल ट्रांजैक्शन में, पेज नंबर 9 इसमें आ जाएंगे वो। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पूरा दिया है। ये आपके कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज, कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट, कंसाइनर कंसाइनिंग की बुक्स में सब कुछ, थ्योरी प्रैक्टिकल सब है इसमें। मैंने इसमें पूरा स्टॉक वैल्यूएशन के रूल्स रेगुलेशंस केस वाइज है, एक्चुअली सारा केस स्टडी बेस्ड है। ये आपको इस तरह से केस वाइज दिया हुआ मैंने पूरी मतलब जो क्लास में लिखवाते हैं उस टाइप से है पूरा ये कंप्लीट। अलग अलग केसेस बना बना के दिए, नॉर्मल एब्नॉर्मल लॉस और सब। फिर इसमें ये उसका फॉर्मेट, और फिर सीएमए के क्वेश्चन सोल्व कराया मैंने। ये सीए मॉड्यूल का है, कुछ सीएमए मॉड्यूल के हैं। वो एक्चुअली दोनों की मिक्स क्लास लेता था ना वो। ये सीएमए मॉड्यूल का है। ऐसे करके पूरा जॉइंट वेंचर वगैरह सब है इसके अंदर। जॉइंट वेंचर भी पूरा ढंग से समझाया हुआ है। जॉइंट वेंचर की कैटेगरी टाइप्स वगैरह, जैसे जॉइंट वेंचर है
उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इम्पोर्टेंट फीचर्स, ये टाइप्स, ये जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग मेथड्स के टाइप्स, यदि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होती है, सेपरेट नहीं होती, तो फिर इसमें दो अलग अलग मेथड, ऐसे पूरा समझाया हुआ है, नोट्स है पूरे ये। अब अभी मेरा पर्पज़ ये था इसका, आपके सीएमए की जो बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये फाइनल अकाउंट नोट, ये आपकी बुक तो आ गई सबके पास, हार्ड कॉपी है ना। तो इसमें स्टडी नोट नंबर 3 यानी आपका मॉड्यूल नंबर 3 जो इसमें चैप्टर 3 है बेसिकली, इंट्रोडक्शन और बेड डेट, ये जो पोर्शन है यहाँ से 169 से लेके, अब मैं इसमें एक बार पेज नंबर बता दूं, इसमें 5-6 पेज का फ़र्क है पीडीएफ में, चैप्टर में। ये यहाँ से स्टार्ट है आपका चैप्टर, ये रहा। अब इसमें शुरू में देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद बेड डेट की अकाउंटिंग समझाई हुई है पूरी, जो हम अभी 2-3 दिन से जो बेड डेट और डिस्काउंट कर रहे हैं यहीं से समझाई हुई है। अब आपको ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें दोनों मेथड बता रखी है, मेथड 1, मेथड 2, और ये कैलकुलेशन, ये आपके बेड डेट के अकाउंटिंग स्टेप्स, बेड डेट चार्ज करने की, P&L में चार्ज करने की, सब जो एंट्रीज हम कर रहे हैं। और यहाँ से ये एग्जाम्पल है, वैसे ये एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल नंबर नहीं डाला इन्होंने, ये प्रोविज़न का अकाउंट समझाया है, ये बेड डेट का अकाउंट समझाया, फिर एक रिकवरी जो हमने एंट्री करी नहीं अभी, ये P&L में प्रेजेंटेशन, फिर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, फिर वापस यहाँ से एग्जाम्पल शुरू है। 1 जनवरी 12 को प्रोविज़न पीछे से इतना आ रहा है बेड डेट का 5000, ये पुराना प्रोविज़न है। इस साल बेड डेट इतने राइट ऑफ हुई, इस साल डेटर्स इतने के हैं, बेड डेट ये अगले साल, ये 2 साल का क्वेश्चन है, ये 2012 का है, 2013 का है, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जैसे ये इलस्ट्रेशन 1, दिस इज योर HW, लिखते जाओ, कल संडे है ना, देखो होते रहते हैं सब, कुछ नहीं है ना। इलस्ट्रेशन 1, ये HW लिख दो, और इसमें देखो दोनों मेथड से किया हुआ है। फर्स्ट मेथड, यदि आप बेड डेट को सीधा P&L में ले जाओ तो क्या होगा, ये फर्स्ट मेथड, और ये प्रोविज़न, और फिर ये P&L में प्रेजेंटेशन, ये देखो ब्रैकेट में लिखा एक्सट्रैक्ट, और ये बैलेंस शीट में, ये एक मेथड हो गई। अब इसके बाद ये बैलेंस शीट 2 साल की, और फिर ये वापस सेकंड मेथड। अब इस बार बेड डेट प्रोविजंस के थ्रू गया है, ये सेकंड मेथड है। फिर ये 2 साल का बेड डेट का अकाउंट, ये 2 साल का प्रोविजन, ये 2-2 ईयर के अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। ये P&L में 2 साल का प्रेजेंटेशन, और ये बैलेंस शीट में इसने बनाया नहीं होगा, दूसरा एग्जाम्पल आ गया। लिखो इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2। अभी एक सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना, लिखवाना नहीं भूल जाऊं, कि आपका यदि बेड डेट और डिस्काउंट दोनों एक साथ हो तो फिर पहले बेड डेट, फिर फर्दर बेड डेट, फिर बाद में प्रोविजन, फिर डिस्काउंट का प्रोविजन, ये सीक्वेंशियल चलता है। अभी लिखवा दूंगा। अब ये भी केवल बेड डेट का ही क्वेश्चन है, ये बेड डेट अकाउंट, अब ये प्रोविजन के थ्रू है सीधा, ये सीधा इन्होंने सेकंड मेथड से कर दिया। इसमें मेथड का लिखा हुआ नहीं है, तो अपनी मर्जी से, और वैसे यूजुअली सेकंड मेथड ही काम में आती है। और ये प्रोविजन में प्रेजेंटेशन, ये डेटर्स का, अब इसमें डेटर्स का अकाउंट भी बना दिया, ओपनिंग बैलेंस लिख के, बेड डेट करके, क्लोजिंग बैलेंस, फिर ये P&L, फिर बैलेंस शीट। तो इलस्ट्रेशन 2, 2 तो हो गए आपके बेड डेट के, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, ये HW है, हो गया। अब ये यहाँ से डिस्काउंट की अकाउंटिंग शुरू हो गई, और अब ये डिस्काउंट के ऊपर पहले एंट्रियाँ समझाएंगे जो हम ऑलरेडी पार्ट्स कर चुके हैं। डिस्काउंट की दोनों मेथड से एंट्री करने के बाद फिर ये एग्जाम्पल डिस्काउंट का आ गया। अब ये इसमें बेड डेट प्रोविजन का ही दे दिया वापस, दोनों है। चलो लिखो इलस्ट्रेशन 3। अब ये 2 अकाउंट प्रोविजन के हो गए, उसके बाद बस सीधा इलस्ट्रेशन 4 आ गया, उसको कंटिन्यू कर दिया पीछे वाले, अकम्प्लीमेंट नहीं, ये दूसरा है 2012-2000, ये 2-2 साल के अकाउंट है। ये करंट ईयर का बेड डेट, ये करंट ईयर का डिस्काउंट, ये एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन, एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन, और ये शो रिजर्व फॉर बेड डेट, रिजर्व। अब ये रिजर्व फॉर प्रोविजन 4 एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना सर ये रिजर्व 4 कहाँ आ गया, प्रोविजन रिजर्व, कुछ लोग रिजर्व फॉर बेड डेट बोलते हैं, कुछ लोग प्रोविजन बोलते हैं। वैसे प्रोविजन प्रॉपर वर्ड होता है, क्योंकि आपको कभी याद हो प्रोविजन रिजर्व में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, प्रोविजन और रिजर्व का मेन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, किसकी नॉलेज में दे, प्रोविजन और सोचो,
एक मेन डिफरेंस एक ही होता है, बाकी तो ठीक है। और बोलो हैं? नहीं, राइट ऑफ तो प्रोविजन तो देखो यूज भी आते हैं, रिजर्व भी यूज आते हैं, रिजर्व भी राइट ऑफ होते हैं। ऐसे ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मेन डिफरेंस ये होता है, प्रोविजन एक कंपलसरी चार्ज है, कंपलसरी एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट निकालने से पहले पीएनएल में चार्ज होता है। प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है प्रोविजन, वो चार्ज होगा। इसे कंपलसरी चार्ज कहते हैं। प्रोविजन इज ए कंपलसरी चार्ज बिफोर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। जबकि रिजर्व प्रॉफिट है तो बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। रिजर्व प्रॉफिट में से बनता है, प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद आप अपने कुछ प्रॉफिट को सिक्योर करते हो। अब जो और डिफरेंस है कि प्रोविजन अनसर्टेन, अननोन एक्सपेंस या कोई भविष्य में होने वाले कोई अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं, लॉसेज, एक्सपेंसेस, उसके लिए बनते हैं। जबकि रिजर्व किसी लॉस या एक्सपेंस के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि आप अपने अर्न किए गए प्रॉफिट को फ्यूचर सेफ्टी के लिए सिक्योर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनको बचा के रखते हैं ताकि प्रॉफिट हम काम में नहीं लेने। रिजर्व बनाने से आगे भविष्य में स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है। आज असली जिंदगी में कमाने वाले दो लोग होते हैं, एक वो जितना कमाया उतना खर्चा, बचाया कुछ नहीं। एक वो जितना कमाते हैं जरूरत के लिए खर्च करते हैं, बाकी फिजूल खर्ची ना करके बचाते हैं, उनका भविष्य सिक्योर होता है। तो रिजर्व और प्रोविजन में बेसिक डिफरेंस होता है। प्रोविजंस आर कंपलसरी चार्ज इन द पीएनएल अकाउंट वेदर और नॉट देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। फायदा हो या नुकसान हो, प्रोविजन को प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता। चाहे लॉस हो तो भी प्रोविजन बनेगा। एक कंपनी का, एक प्रोप्राइटर का, एक पार्टनरशिप फर्म के पीएनएल में ऑलरेडी घाटा है, ऑलरेडी जीपी कम है, एक्सपेंस ज्यादा है और लॉस आ रहा है, नेट लॉस, तो भी प्रोविजन बनेगा। लेकिन यदि रिजर्व बनेगा तो प्रॉफिट होगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजंस आर क्रिएटेड ऑलवेज एज ए कंपलसरी चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बेसिक डिफरेंस तो ये होता है, बाकी तो ठीक है। और आपके जो पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर नंबर 1, उसमें प्रोविजन रिजर्व के डिफरेंसेस दिए हुए हैं टेबल में, वो भी आपके कोर्स में ही है। चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक्स का है। अब ये नंबर 4, इसमें रिजर्व लिखा है, हिसाब से रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ प्रोविजन ही होना चाहिए, लेकिन किताबों में चल जाता है। देखो इलस्ट्रेशन 4 SW, मैंने कहा ना शुरू के 5 या 6 इन पे ये दोनों, ये नंबर 5 SW, 6 इलस्ट्रेशन है ये। इसके बाद फाइनल अकाउंट शुरू होंगे। अब ये वही अकाउंट है, वापस पीएनएल में एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट, बस अब ये 5 ही, इसके बाद फाइनल अकाउंट शुरू होंगे। तो ये आपके चैप्टर के 5 एग्जाम्पल शुरू के प्रोविजन, आपका डिस्काउंट और बेड डेट में है। क्रेडिटर्स का देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं है और होता ही नहीं है। वो बताया ना 11th क्लास में गलत पढ़ाया जाता है, वहाँ के सिलेबस में जो ऑथर राइटर है उनको चेंज करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कभी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वायलेशन है एक तरह से प्रूडेंस का, कि आप अपने क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट की उम्मीद करके चल रहे हो, हमें डिस्काउंट मिलेगा, मिलने वाली इनकम को कैसे बुक्स में ले सकते हो आप। रियल में जो डिस्काउंट आपको क्रेडिटर से मिल गया उसकी एंट्री करो बस। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की केवल 2 ही एंट्री होती है, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट से क्रेडिटर कम होते हैं और डिस्काउंट हमारी इनकम है। सन्डी क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव, और दूसरी इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, दैट्स इट। अब कोई प्रोविजन ओरिजन की एंट्री नहीं होती, न कोई 2 मेथड है, 2 ही एंट्री होती है मात्र, जो अभी हम क्रेडिटर अकाउंट में कवर कर लेंगे। और इसलिए आप देखो हायर स्टडीज में वो क्वेश्चन ही नहीं होता। आप ये पूरी बुक पढ़ लोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आपको एक भी चैप्टर में नहीं मिलेगी, न सीएमए के कोर्स में, न सीएस के कोर्स में, न सीए के कोर्स, न एमबीए में, न बीबीए में। वो बेसिकली 11th क्लास की गलती है, जो वहाँ के ऑथर्स, जो बुक के राइटर है, उनको सुधारना चाहिए। अब वो बुक के राइटर छाप देते हैं तो स्कूलों में भी पढ़ा देते हैं, वरना उस टॉपिक को स्किप कराना चाहिए। कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। प्रूडेंस की खिलाफत है, कंजर्वेटिज्म की खिलाफत है, इसलिए वो गलत है। अब वो स्कूल वाले नहीं मानते। खैर, ये 5 इलस्ट्रेशन आपको करके लाने, आपके शुरू के 1-2 तो छोटे छोटे हैं। अब एक वो सीक्वेंस में आपको लिखवा दूं पहले कि क्या क्या सीरियल ऑर्डर से प्रोविजन कैलकुलेट होता, वो लिखिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में चौथे या 5वें में जरूरत पड़ेगी आप, जहां किसी क्वेश्चन में दोनों एक साथ आ गए इसलिए। और इसके लिए एक काम करता हूं मैं, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर अंदर वाली बात भी क्लियर हो जाएगी, आप लगे याद। मैं एक ट्रायल बैलेंस ही बना देता हूं बोर्ड पे, और उसमें अंदर की तरफ डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट, रिटर्न ऑफ
और संडे डेटर का बैलेंस, और फिर बाहर ट्रायल बैलेंस के फर्दर बेड डेट और प्रोविजन फॉर बेड डेट और प्रोविजन, 3 इंफॉर्मेशन नीचे लिखवाता हूं, तो आपके वो फंडे भी क्लियर हो जाएंगे कि यदि बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर गिवन है, अंदर बेड डेट है, अंदर डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है, बाहर है इसका मतलब क्या है। और ये बात तो अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी आइटम ट्रायल के बाहर है उसका मतलब उसका एडजस्टमेंट होना, इसका मतलब यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट है तो उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी, और उसकी एंट्री पास क्या हुई होगी ड्यूरिंग द ईयर। बेड डेट की क्या एंट्री होती है, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और इससे आपके डेटर ऑलरेडी कम हो चुके। ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट की क्या एंट्री हुई होगी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, और वो ट्रायल के अंदर है तो इसका मतलब डेटर ऑलरेडी कम हो चुके, दोबारा मत कर देना। लेकिन यदि ट्रायल के बाहर बेड डेट गिवन है फर्दर, इसका मतलब अभी उसकी एंट्री होना बाकी है। एंट्री वही होगी बेड डेट टू डेटर, वो फर्दर तो हम बोलते हैं, फर्दर मतलब और हो गए। होता क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में जाके एक न्यू बेड न्यूज आती है, आप एएस पढ़ोगे, एएस 4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद में घटने वाली घटनाएं, जिनको आजकल ऑडिट में आपके हैं ऐसे, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बैलेंस शीट डेट के बाद की अन्य घटनाएं। और अकाउंट अप्रूव होने से पहले किसी बंदे ने, किसी बिजनेसमैन ने 31 मार्च को बुक्स बंद करी, 10 अप्रैल को बेड न्यूज आ गई कि सर आपके जो संडे डेटर्स की लिस्ट में एक बंदा है वो उसके इतने रुपए डूब गए, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसको राइट ऑफ कर लेना। तो अकाउंटेंसी कहती है ईयर एंड होने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट अप्रूव होने से पहले यदि कोई भी इवेंट, अच्छी या बुरी घटना या दुर्घटना, फेवरेबल या अनफेवरेबल, उसको ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट कर लेना चाहिए, उसको बोलते हैं फर्दर बेड डेट। फर्दर बेड डेट इज द एग्जांपल ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद में घटित होने वाली घटनाएं, और अब उसकी एंट्री अब करनी पड़ती है, और वो एंट्री वही होगी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस के डेटर को अब कम करेगा। तो आप एक ट्रायल बैलेंस बना ही लो ताकि आपका ये फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा। लिखिए, ट्रायल बैलेंस एज ऑन ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 2-3 लाइन का। और हम ट्रायल बैलेंस में अपने काम की चीज लेंगे, केवल पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे, फुल ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे। लिखिए, बेड डेट्स मैं रिटर्न ऑफ को शॉर्ट में लिख रहा हूं। बस ट्रायल बैलेंस एज ऑन करके, और हम पूरा ट्रायल नहीं बना रहे हैं, बस हमारा काम इतना ही था कि ट्रायल बैलेंस में हम काम की चीज़ें ले लें। हमने ट्रायल बैलेंस में लिया है मात्र बेड डेट, डिस्काउंट और डेटर्स का बैलेंस। अब ये टोटल हम नहीं लगा रहे हैं अभी, हमने हमारे जो रिक्वायर्ड आइटम वो लिए हैं बस, ये ट्रायल बैलेंस। अब इसके नीचे हम कुछ अदर इंफॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं, वो ट्रायल के बाहर है।
अब ये बात क्लियर मान के चलना, यदि बेड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 25, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर 15, तो ये अच्छे से मान के चलना है कि ये जो संडी डेटर है ना, ये इन दोनों को चार्ज करने के बाद है। इसका मतलब इस साल यदि बेड डेट ना हुए होते, इस साल आपने यदि डिस्काउंट अलाउड नहीं किया होता, तो शायद आज आपके संडी डेटर 5 लाख की बजाय 5 लाख की बजाय 5, ये 15 और 25 बच जाते, 10,000 डूबने से बच जाते, 15,000 डिस्काउंट देने से बच, और यदि ये दोनों बचत हो जाती तो आज आपके डेटर्स 540 के होते। तो ये मान के चलना डेटर्स 540 थे, बट 25 डूब गए और 15 का डिस्काउंट दे दिया। आपके संडी डेटर 5 लाख इन दोनों को घटाने के बाद है। अब दोबारा माइनस मत कर देना। अब लेकिन नीचे जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ये हो गया सबका। नीचे इंफॉर्मेशन लिखिए अब, अदर इंफॉर्मेशन। नंबर 1, पहली इंफॉर्मेशन, फर्दर बेड डेट्स। अब ये वो बेड डेट होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में पता लगते हैं। फर्दर बेड डेट्स 10,000, 10,000। अब ये 10,000 5 में से डूबे हैं अब, यस, तो 490 रह जाएंगे अब। नंबर 2, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, %10। बेड डेट का प्रोविजन बनाना है 10%। नंबर 3, प्रोविजन 4, और मैंने इसमें ओल्ड प्रोविजन नहीं लिया ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और यह आपको बनाना है 5%। अब यहाँ ओल्ड प्रोविजन मैंने लिए नहीं अभी ट्रायल बैलेंस। यदि मैं यहाँ लिख दूँ प्रोविजन फॉर, और ओल्ड प्रोविजन हमेशा ट्रायल के अंदर होते हैं और न्यू बाहर होते हैं, क्योंकि अभी वो बनाने होते हैं। पुराना प्रोविजन आ रहा होता तो प्रोविजन फॉर बेड डेट 1 अप्रैल 21, ये 22 का ट्रायल बैलेंस है, 1 अप्रैल को इतना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1 अप्रैल को, वो ओपनिंग ट्रायल में अंदर CR में होता है, और ये नया प्रोविजन है बाहर, हालांकि वो मैंने अभी लिया नहीं अंदर। अब मेन मुद्दे की बात एक ही बतानी है, ये जो आपका 10% है, ये किस पे कैलकुलेट होगा? हाँ यही, जल्दबाजी मत करना। अंदर जो 5 है उसमें से ये दोनों घटे हुए हैं या नहीं? और अब इस 5 में से पहले क्या माइनस होंगे, फिर कितने बचेंगे? 490 का 10%। अब पहले वो घटाओ, पहले वो माइनस करो, 4 लाख। अब 441 का 5%, नहीं का 5% पूछा था, 441 का 22,050 है ना, ये कैलकुलेशन। तो अब इसी ट्रायल बैलेंस को बेस बना के 2 बातें समझनी है। अंदर जो बेड डेट है, अंदर जो डिस्काउंट है, उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी, और ये डेटर उनको दोनों को कंसिडर करने के बाद है। बाहर जो फर्दर बेड डेट है, बाहर जो प्रोविजन है, दोनों ये अब सब करना है, ये पेंडिंग है, वो ऑलरेडी डन है। सीधी थ्योरी है, ट्रायल के बाहर जो वर्क होता है वो करना होता है, पेंडिंग है, अंदर जो है वो हो चुका होता है। तो अब यदि हम ये कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, नीचे कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, and discount on debtors.
लिखे। अब क्लोजिंग डेटर्स ऑन लेस, अब ये सीरियल ऑर्डर ध्यान रखना, लेस फर्दर बेड डेट्स। ये चूंकि ट्रायल के बाहर है तो डेटर्स में से अब माइनस होंगे 10,000। हो गया। अब इसके बाद जो बचेंगे 490। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ सोचने वाली बातें भी होती है, समझने वाली। एक बिजनेसमैन कहता है साहब ड्यूरिंग द ईयर मेरे 25,000 तो डूब गए, 15 मैंने कोई कलेक्शन में डिस्काउंट दे दिया, 5 लाख के डेटर मेरे बचे। एंड ऑफ द ईयर मेरे एक बैड न्यूज और आ गई, मेरे 10,000 अभी अभी और डूब गया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। अब तो साहब मेरे 490 के डेटर रह गए। अब मैं ये मानता हूं कि इस 490 के 10% अमाउंट अगले साल मुझे रिसीव नहीं होगी, मेरी डूबत होगी। वो 49 भी मैं घटा दूं तो बचे 441, और अब उसमें 441 कलेक्शन करूंगा तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो जो अमाउंट कलेक्ट करोगे उस पर दोगे ना, तो 49 तो इसमें से आएंगे नहीं, ये आप मान के चल रहे हो। तो लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। $4,90,000 का 10%, 49,000। और अब इसको पहले हटाओगे तो जो बचेगा 4 लाख, इस पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनता है। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। रुपीज 441 का 5%, 22,000। और ये जो वर्किंग आपने करी ना, पता बैलेंस शीट में भी यूं के यूं बताए जाएंगे, ये बैलेंस शीट में भी ये सीक्वेंस रहेगी, बल्कि यूं मान लो ये बैलेंस शीट की वर्किंग हो गई एक तरह से। और अब ये नेट डेटर्स, नेट बैलेंस ऑफ डेटर्स। बैलेंस शीट में वैसे भी नेट एलाइजिबल वैल्यू है, इसको नेट एलाइजिबल वैल्यू भी कह सकते हो आप। ये डेटर्स का नेट बैलेंस 4 लाख, ये है। अब चाहे आपका पुराना प्रोविजन आ रहा हो तो और नहीं आ रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुराना प्रोविजन आ रहा होगा तो P&L पे फर्क आ जाएगा, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब बैलेंस शीट में डेटर्स ऐसे ही बताए जाते हैं, यूं मान लो ये असेट साइड होगी बैलेंस शीट, ये है। और अब आप स्क्रीन तो आ रही है सही सही, उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है क्या आपको? आ रही है अब? ये सिस्टम। अब ये सीरियल ऑर्डर का ध्यान रखना, और वो ट्रायल बैलेंस से उधर। अब P&L की जहां तक बात है, सोचो तो P&L में आपके ये दोनों 25 और 15 ये तो डेबिट में जाएंगे ही जाएंगे, पुराना प्रोविजन मैंने लिया ही नहीं यहाँ पे, तो P&L में ये भी डेबिट होंगे, ये भी डेबिट होंगे। और लगे हाथ P&L में आपके 10,000 ये भी तो जाएंगे, P&L में 49 ये भी तो डेबिट होंगे, और ये भी डेबिट। अब ये 3 आइटम 1 2 3 ये P&L में डेबिट होंगे, और वो 5 आइटम डेबिट होंगे P&L। बेड डेट 25,000, फर्दर बेड डेट 10,000, टोटल बेड डेट 35,000, फर्दर प्रोविजन 49 और 35, वो पूरा लोड P&L पे आएगा। डिस्काउंट अलाउड 15,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 22,000, 37,050, ये सारे डेबिट होंगे। और वो जो 15 और 25 5 में पहले ही घटे हुए हैं, इसलिए यहाँ ये 3 माइन,
ये बैलेंस शीट का डिस्प्ले यूं मान लो आप, ये असेट साइड हो गई, करंट असेट, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। अब जो आप 5 इलस्ट्रेशन करोगे किसी एक में जरूरत पड़ेगी इसकी, चौथे या 5वें। डन। ये आपका हाल फिलहाल यहाँ तक फाइनल अकाउंट वाला पार्ट हो गया। अब मुझे केवल एक सेल्फ बैलेंसिंग और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर के लिए सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट के फुल साइज फॉर्मेट, मैक्सिमम एंट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एंट्रीज हो सकती है वो कवर करनी है। तो अगली क्लास में मंडे को मैं पहले वो पार्ट लेके फिर इसके बाद में हम फाइनल अकाउंट, क्योंकि ये 5 इलस्ट्रेशन आप कर लाओगे, मुझे छठे से शुरू करना है। यदि ये 5 ईमानदारी से कर लाओगे, और कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन देख देख के अपना दिमाग लगाना है। आपके मॉड्यूल में चूंकि गलतियों की भरमार है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक भी कर रखी हो, आप अपने ढंग से चलना समझना। कोई डाउट होगा तो फिर मैं मंडे को पहले डाउट ले लूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, चलो ओके। बुक्स की मैं कोशिश करूँगा मंडे को बुक्स